अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो अभी मैथ्स का न्यू सिलेबस है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 का। उसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हमें इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक है वो वाला सॉल्व कम्प्लीटली करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 7 और एक्सपोनेंट में -1/3 है और ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ हैं 5/3 7 एक्सपोनेंट में और 7 के एक्सपोनेंट में एक 4/3 है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू लिखी हुई है 7 इज एक्सपोनेंट -1/3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों नंबर्स के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये आ जाएगा -1/3 एक्सपोनेंट इसका 5/3 और ये 7 इज एक्सपोनेंट -1/3 एंड 7 एक्सपोनेंट 4/3। ठीक है, अब हमारे पास एक लॉ होता है कि जब आपके पास बेस सेम हो और एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट भी हो तो कोई बात नहीं। जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट ऊपर कोई आ रहे हैं, m है और एक एक्सपोनेंट n है, तब जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं जब बेस सेम हो। ठीक है, तो ये वाला लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट -1/3 और 5/3 और बेस जो है वो 7 है। तो ठीक है, इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे -1/3 प्लस 5/3 और इधर आ जाएगा 7 -1/3 प्लस 4/3। ठीक है, ये अब हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो गए। आगे फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें ऑलरेडी देखें फ्रैक्शन में हमारे पास ऑलरेडी 3 आ रहा है, तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेंगे -1/5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद इसी तरीके के साथ इसके साथ सॉल्व करेंगे, 3 -1 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इनको कॉमन डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगले स्टेप में इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 माइनस 7 एक्सपोनेंट 3/3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम मज़ीद यहाँ से कट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें, अगर ये हम इसके साथ कैंसिल करवा दें, 3 1 3, यहाँ पे 1 बच जाएगा, जो कि 1 7 एक्सपोनेंट में 1 आ जाएगा, इधर 7 एक्सपोनेंट 4/3 आ जाएगा, यानी कि 1 जो है वो 4/3 से छोटी वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब कि इसके आगे जो है हम उसको सॉल्व ना कर सकें। तो यहाँ से अगर हम 3 की एक्सपोनेंट जो है 7 एक्सपोनेंट 3 कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या नंबर बचता है। ठीक है, जब हमने बैर से नंबर को अंदर लेके गए थे, तब हमने एक्सपोनेंट जो किए थे वो ऐड किए थे। अब हम जब बैर लेके आएंगे किसी भी बेस के साथ एक्सपोनेंट को, तो तब हम वो जो एक्सपोनेंट होगा वो जो सेम बेस वाले नंबर उनके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 एक्सपोनेंट 4/3 -3/3। ठीक है, दोनों के साथ 7 एक्सपोनेंट 3/3 माइनस 3/3। ठीक है, ये दोनों के साथ सेम हो जाएगा। अब उसके बाद दोबारा हम सॉल्व करेंगे। अब ऑलरेडी तो ये अब हम कट करवा देंगे, 3 1 ज़ा 3, तो 7 एक्सपोनेंट 1 आ जाएगा और यहाँ पे 7 और बेस सेम लिखेंगे, सेम सॉरी डिनोमिनेटर है एक दफ़ा 4 -3 और इसका भी इसी तरीके के साथ 3 -3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम 7 एक्सपोनेंट 1 है तो इसको एज इट इज़ 7 लिख लें और इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा और इसके ऊपर एक्सपोनेंट 0/3 आ जाएगा। अब 0/3 है तो हमें पता है कि 0/3 जो होता है वो इक्वल टू होता है 0 के। ठीक है, तो 0 है तो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, एनी वन नंबर, उसके ऊपर एक्सपोनेंट अगर 0 आ रहा है तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इज पावर एक्सपोनेंट में 0 है तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट इसका आंसर है। सिंपली क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने बाहर से जो नंबर लिखा उसको मल्टीप्लाई किए और एक्सपोनेंट के साथ ऐड कर दिए। इसके साथ सिंपली करते करते यहाँ से आपने कट नहीं करवा देना, यहाँ से कट करवा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान तरीका है। हम इसी को बाहर कॉमन ले लें और उसको आगे सॉल्व करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जो कि एज इट इज जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह है कि इसमें जो बेस है वो सेम है, 2 है सारों में। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 नंबर्स ऊपर हैं डिनोमिनेटर में, 2 एक नंबर जो है नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। सॉल्व किस तरीके से करना है, बड़े आसान तरीके के साथ आपको समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही हैं उनको आपस में सॉल्व करना है। नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होगा वो लास्ट पे जाके उसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका सेम बेस है, तो इसका मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो बेस सेम होती है तब जो एक्सपेरेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड 2/3 प्लस 1/7 एंड नीचे 2 इज एक्सपेरेंट 1/2, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं एक्सपोनेंट के वो दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसको इक्वल करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब हम डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं तो इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके के साथ 7 × 2 एंड 7 × 3, और ये बेस में 2 आ जाएगा, प्लस इधर 1 × 4 एंड 7 × 3, ठीक है। सॉरी 1 × 3, क्योंकि 3 के साथ हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाया, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया 1/2, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 2 इज एक्सपोनेंट 14/21 प्लस 3/21, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो इनका डिनोमिनेटर आ गया वो कांस्टेंट आ गया, यानी सॉरी कॉमन आ गया, दोनों एक जैसे आ गए। उसके बाद जब कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए तो तब हम इसको एक दफ़ा लिख के आगे ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड हो रही तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपने इक्वल साथ लाजमी लगाना, 2 इज एक्सपोनेंट 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास लास्ट रिजल्ट 17/21 और 2 एक्सपोनेंट 1/2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 सॉल्व हो गए ऊपर वाली वैल्यू, तो अब नीचे वाली वैल्यू को हम डिवाइड में आ रहे हैं, बेस सेम है, जब डिवाइड में वैल्यूज़ आ रही हैं ऊपर, बेस ऊपर एक्सपोनेंट डिफरेंट हो लेकिन बेस सेम आ रही हो तो तब वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये उसी तरीके के साथ 2 इज एक्सपोनेंट 17/21 माइनस 1/2, इसका भी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे उसी तरीके के साथ कि 17 को 2 से मल्टीप्लाई और 21 को भी 2 से मल्टीप्लाई, और इससे क्योंकि दोनों अपोजिट नंबर हैं, यानी कि एक तो इवन है और एक ऑड है, तो हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये क्या आ जाएगा, 17 2 34 ओवर 42 माइनस 21 ओवर 42, ठीक है। ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा 2 स्टेप बाकी रह गए, 42 34 माइनस 21, ठीक है। यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट, यहाँ से ये आ जाएगा 1 और 13/40, ठीक है। ये हमारा आखिरी जो स्टेप होता है उसके बाद ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया। उसके बाद हम करें जो फोर्थ पार्ट, जो कि वो भी आसान है, बहुत आसान है, सेम उसी तरीके के साथ कि बेस सेम है और एक्सपोनेंट जो है वो सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वो है 3 एक्सपोनेंट माइनस 1/2, 3 एक्सपोनेंट 1/2 एंड 3 एक्सपोनेंट 1/2, ठीक है। इसका भी वो सेम तरीका है जिस तरह अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किए कि बेस सेम है तो ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो ऐड जो हो जाएंगे, 3 माइनस 1/2, सेम उसी तरीके के साथ कि ऊपर वाले को पहले सॉल्व करना है, नीचे वाले को बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 बेस उसकी डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम आ रहे हैं तो हम जस्ट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पावर 0/2 इधर 1/2, ठीक है। तो 3 पावर 1/2 सॉरी 0/2 क्या आ जाएगा, 0। और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि जो किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट जो है वो 0 आ रहा है तो इसका टू किसके होता है, 1 के ऊपर, तो 1/3 ओवर 3 एक्सपोनेंट 1/2,
2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इस वाले को, नीचे वाले नंबर को हम ऊपर लेके भी नहीं गए और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना है, ऊपर वाले को सॉल्व करने के बाद नीचे वाले को बाद में लेके जाना है अगर ज़रूरत हो तो। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने उसको एज इट इज, और हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ इसका आंसर निकालना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है, वो भी आसान है। 36 एक्सपोनेंट 1/2 ओवर 8 एक्सपोनेंट 1/2 एंड 6 एक्सपोनेंट 1/2 एंड 27 एक्सपोनेंट 1/2, ठीक है। और होल में 3 आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास किसी भी नंबर की जो बेस है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका है, क्योंकि ये जो नंबर्स आ रहे हैं सारे कंपोजिट नंबर है, इनके हम फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। फैक्टर्स बना के इनको सिंप्लीफाई करेंगे छोटे नंबर्स में। 36 है, 36 को अगर हम चेंज करें, 2 18 ज़ार, 2 9 ज़ार, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार, ठीक है। ये 36 के आगे आपने इसी तरीके के साथ साथ छोटे छोटे इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। 8 के बना लेते हैं, 8 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। ये 8 के भी फैक्टर्स आ गए। उसके बाद हमारे पास नंबर है 6, 6 के सिंपल हैं, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। उसके बाद 27 के सिंपल हैं, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, ठीक है। ये हमारे पास नंबर्स के फैक्टर्स आ गए। अब हम जो जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसकी जगह पे ये फैक्टर्स जो हैं वो पुट कर देंगे, ठीक है। 36 की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है, 1 होल में, ठीक है। और 8 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक्सपोनेंट में 1/2। इसी तरीके से ये डॉट जो है ये हमारा डेसिमल नहीं है, बल्कि ये नंबर वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट में 1/2। इसी तरीके के साथ 27 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक्सपोनेंट में 1/2 और होल में हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 1/2 है, तो हम इनको भी इंडेक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा जो होल में आ रहा है, ठीक है। 2 एक्सपोनेंट 2, 3 एक्सपोनेंट 3, यानी कि दो वैल्यू हैं तो इसको स्क्वायर फॉर्म में हम कहते हैं। स्क्वायर लिखे तो स्क्वायर का मतलब है एक ही दो वैल्यू जो हैं आपस में मल्टी हैं जो कि दोनों सेम होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो हम इसको एक चेंज करेंगे स्क्वायर में और एक एज इट इज 1 रहने देंगे, ठीक है। और सॉरी, इसके ऊपर 1/2, ये वाली ब्रैकेट नहीं है, और इसके ऊपर भी 1/2, ठीक है। डॉट इसके ऊपर देखिए अलग अलग इसको एक्सपोनेंट लिख दें, ये एक ही नंबर है। और यहाँ पे भी इस एज इट इज जिस तरह के साथ 2 वाले के साथ किया है कि 3 का स्क्वायर और एक 3 अलहदा, ठीक है। और एक्सपोनेंट में 1/2 और होल में हमारे पास आ गया 3, ये ब्रैकेट नहीं है 3। अब उसके बाद इस एक्सपोनेंट को जो होल में आ रहा है जिस चीज़ के ऊपर, उसको अलहदा अलहदा लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इसी तरीके के साथ नीचे वाली वैल्यू के साथ 2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 2 एक्सपोनेंट 1/2 डॉट 2 एक्सपोनेंट 1 जब ये एज इट इज रहेगा 1/2, 3 एक्सपोनेंट 1/2 एंड 3 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 3 एक्सपोनेंट 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, यहाँ पे भी कट हो जाएगा, यहाँ पे भी कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 और 3 2 एक्सपोनेंट और ये भी कट हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास कौन से नंबर बच जाएंगे, ऊपर 2 एंड 3, नीचे भी 2 एंड 3, क्योंकि इसके सिर्फ एक्सपोनेंट का हम कट हुए हैं तो ये एज इट इज आ जाएंगे। और ये तीनों दोनों भी आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 1 का क्यूब। और 1 का क्यूब हमें पता है कि वो किसकी इक्वल होता है, 1 के। ये आपका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें रो लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सिक्स पार्ट है उसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। 2187 is exponent 5 and b is exponent 17
डिवाइड में आ रहा है A12 और B3, ठीक है, और होल में एक्सपोनेंट आ रहा है 1/7। सबसे पहले हम जो एक्सपोनेंट जो नंबर है कंपोजिट उसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब इसको पहले हम चेक करें कि किसके टेबल में आ रहा है, तो इस नंबर सारों को ऐड करें क्योंकि 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, लास्ट पे और नंबर आ रहा है, तो अब इन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं और चेक करते हैं किसके टेबल में आता है, ठीक है। अगर सारों को ऐड करने के बाद आंसर एक ऐसा आता है जो कि 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 7 + 8 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18, 18 यानी कि 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 9 ज़ा 27, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे, तो दोबारा भी 9 9 9 + 9 18 यानी कि ये दोबारा 3 के टेबल में आ रहा है। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 के टेबल में आएगा 81 ज़ा, फिर 3 के टेबल में आएगा 81 27 ज़ा, उसके बाद दोबारा 3 के टेबल में आएगा 9, दोबारा 3 के टेबल में 9 3 और 1, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए 2187 के। उसके बाद हमने इस नंबर की जगह पे फैक्टर्स लिख देने इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, 2 × 2 और सॉरी 3 है, सारे 3 लिखेंगे, कितने 3 हैं 1 2 3 7 3 5 6 7 एंड उसके बाद ये वाला स्टेप हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पीछे हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस सेम आ रही हैं और नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाने से, ठीक है। तो अब इस 3 एक्सपोनेंट हम लिख लेंगे इंडेक्स में, 3 एक्सपोनेंट 7 और ये ए है, ये भी ए है और एक्सपोनेंट डिफरेंट आ रहे थे, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 - 12। इसी तरह बी वाले को भी 17 - 4 सॉरी 3 और एक्सपोनेंट 1/7, ठीक है। और इसके बाद 3 एक्सपोनेंट 7 और इज एक्सपोनेंट -7 और बी एक्सपोनेंट 14, होल में एक्सपोनेंट 7 आ रहा है 1/7। अब इस 1/7 को सारे एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, 7 × 1/7, ये एक्सपोनेंट -7 × 1/7 एंड बी 14 × 1/7, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट 7 7 कट जाएगा, -7 7 कट जाएगा, 7 2 ज़ा 14 आ जाए, ठीक है। अब इसमें 3 आ गया, यहाँ पे ए के ऊपर एक्सपोनेंट -1 आ गया, क्योंकि माइनस है तो माइनस तो नहीं कट हुआ, तो माइनस पॉजिटिव रहेगा, और बी के ऊपर 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या पॉजिटिव में करना है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में बोला था इसको पॉजिटिव में करना है, तो बी जो है उधर ही रहेगा, ए को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले गया है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का भी सोल्यूशन आ गया। उसके बाद हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है अंडर रूट सॉरी फोर्थ क्यूब है, फोर्थ रूट है, और इसके बाद बी क्यूब ओवर सी क्यूब, सी क्यूब ओवर ए क्यूब एक्सपोनेंट 4, ठीक है। इसको भी उसी तरीके के साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंगल रेडिकल एक्स में लिख लेंगे, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी क्यूब ओवर सी क्यूब और सी क्यूब ओवर ए क्यूब। उसके बाद अपनी आसानी के लिए हम जो सेम बेस वाले नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा का मतलब कि उनको ऊपर नीचे चलेगी, ए क्यूब ओवर ए क्यूब, ये वाला ए क्यूब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, बी क्यूब ओवर बी क्यूब, सी क्यूब ओवर सी क्यूब, ठीक है। अब जब बेस सेम आ गए, एक्सपोनेंट जो है हमारे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ रूट जो है उसी तरीके के साथ रहेगा, 3 - 3, 3 - 3, सी क्यूब के ऊपर भी 3 - 3, तो ये क्या आ जाएगा 4, ए इज एक्सपोनेंट 0, बी इज एक्सपोनेंट 0 और सी एक्सपोनेंट 0। हमें पता है कि कोई भी नंबर हो 0 एक्सपोनेंट आ रहा है तो वो क्या होता है 1 के, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 फोर्थ रूट आ जाएगा, 1 फोर्थ रूट जो है वो इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर 1 आ गया। ये हमारे पास 7th पार्ट था।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने करना क्या है कि लिखा हुआ है कि यूज़ सुइटेबल लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू शो दैट, कि ये चीज़ जो है इस के इक्वल है, इक्वल की जो दूसरी साइड पे लिखी हुई, इस सारे को प्रूव करना है इसके इक्वल। ठीक है, जो भी शो दैट वाला क्वेश्चन हो, प्रूव वाला क्वेश्चन हो या वेरीफाई वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, उसको हमने प्रूव करना होता है। उसका ऑलरेडी उन्होंने आंसर बताया होता है, तो हम उस आंसर के इक्वल जो है वो लेके आना होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने का जो थोड़ा-सा तरीका जो है, मेथड जो है थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि हमने इनका आंसर जो है खुद से नहीं निकाला, उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसका हमने सॉल्यूशन नहीं निकालना, बल्कि प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो प्रूव करने के लिए कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आपने नीचे यहाँ पे लिखना है प्रूव। ठीक है, जो भी साइड आप सॉल्व कर रहे हैं, अब हम लेफ़्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, LHS मीन लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, और पूरी वैल्यू जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे जो लिखी हुई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एक्सपोनेंट में p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सपोनेंट क्यू ओवर वाई एक्सपोनेंट आर और क्यू प्लस आर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस सिंपल इसकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी लेंथी है, बाकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा है। मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू स्क्वायर एंड वाई आर स्क्वायर एंड जेड पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड आ गई, तो इसको हमने राइट साइड की कुल प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन किए थे, जब बेस सेम आ रही हो तब हमारे पास जो एक्सपोनेंट होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे, p माइनस क्यू आ जाएगा और होल में आ जाएगा p प्लस क्यू। इसी तरीके के साथ y एक्सपोनेंट में q माइनस आर और q प्लस आर। इसी तरीके z के साथ r माइनस पी एंड r प्लस पी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद लास्ट जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट लिख देंगे, y आर स्क्वायर एंड जेड पी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी, यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है। जब हमारे पास इस टाइप की वैल्यू आ रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी लिख किया होगा, 6, 7 में और 8 में भी करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है। हम डायरेक्ट इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू को हम लिख देंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके के साथ y के साथ क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसी तरह z के ऊपर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी और वैल्यू, अगली वैल्यू जो है हमारी एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद अब हम अगली वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करेंगे। किस तरीके के साथ, आप देखें, जिस जिसकी बेस सेम है उनको इकट्ठा कर दें। जिस तरह ये एक्स पड़ा है और यहाँ पे ये एक्स पड़ा है, तो इसका मतलब दोनों की बेस सेम है, तो इनको आप पहले इकट्ठा लिख दें, डायरेक्ट ना लिखें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरीके। तो पहले हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, इस तरह का वाई वालों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, वाई आर स्क्वायर एंड जेड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जेड पी स्क्वायर। अब वही ला दोबारा बार चीज़ यूज़ हो रही है कि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, प्लस क्यू स्क्वायर, वाई के साथ भी यही चीज़, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड जेड के साथ भी यही, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे, माइनस का क्यू स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस का पी स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंट पी स्क्वायर वाई एक्सपोनेंट क्यू स्क्वायर एंड जेड एक्सपोनेंट आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखें, हमने जो लेफ्ट साइड निकाला थी हमारी वो भी यही थी, और अभी हमने जो आंसर निकाला है, सॉरी राइट जो साइड थी हमारी वो भी ये वाली थी, और अभी हमने जो आंसर निकाला है वो हमारी लेफ्ट साइड का, वो भी यही आंसर निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड किसकी इक्वल थी। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होंगे उनको इसी तरीके के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, हमने दोनों साइड जो है इक्वल कर ली, तो लास्ट पे आपने ये चीज़ भी लाजमी लिखनी है, हैंस प्रूव दैट, कि हमने प्रूव कर लिया है कि ये चीज़
आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल नहीं आ रही, मोस्टली तो आ जाती हैं, अगर नहीं आ रही तब हमने दोबारा एक दफ़ा चेक करना है कि कहीं हमने क्वेश्चन जो है वो गलत तो नहीं किया। उसके बाद अगर नहीं आ रही, फिर भी इक्वल नहीं आ रही, तब हमने इनके दरमियान में इक्वल नहीं लगाना, ठीक है। यानी कि इक्वल लगा के उसके बाद लाइन लगाना, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1.2 कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जो कि नहायत ही आसान है। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।